Okay, so hi everyone, welcome back to this channel. So in today's video, I'm gonna discuss the three problem of biweekly contest 133, and in this video, I'm gonna discuss the problem B, C, D. So D was very good problem because उसमें जो DP लग रहा था वो कैच करना बहुत ही मुश्किल था. So I would try to give my best to make you understand the problem D. But before going to explain the problem D, I am also going to explain you the problem B and C. And B and C was like you can say easy to medium problem. तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगी मुझे समझाने के लिए. और ये प्रॉब्लम तुम अक्सर कोडसेफ का कॉन्टेस्ट में भी देखते होगे बिकॉज आई थिंक व्हेन आई वाज गिविंग कोडसेफ कॉन्टेस्ट 1 year बैक, सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम वी आर सीन अलॉट, जिसमें तुम्हें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करके बताना है कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन विल टू मेक ऑल द एलिमेंट ऑफ एडे इक्वल टू 1. तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा भी हूँ, इसलिए तुम अगर आज रैंक लिस्ट में देखोगे तो बहुत लोग बी एंड सी प्रॉब्लम काफी जल्दी बनाए. तो अगर तुमसे बी एंड सी प्रॉब्लम नहीं बनाए तो तुम ऐसा मत सोचना कि यू आर बिलो द एवरेज, बिकॉज यार बहुत लोग पहले से ये क्वेश्चन देख के रखते हैं, तो इसलिए तुम अपने आप को लो मत समझना. बट इवन तो मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट समझाने के लिए इस बी एंड सी को, और ये काफी इजी भी है, तो अपना बेस्ट ही दूंगा समझाने के लिए. और ट्राई करना कि कल के डेट में तुम्हें ये सेम प्रॉब्लम मिले या सेम टाइप का पैटर्न मिले तो तुम ये सेम लॉजिक को अप्लाई कर देना वहां पे. सो चलो डिस्कस करते हैं पहले प्रॉब्लम बी की तरफ. एंड बी और सी दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम बी कि प्रॉब्लम बी क्या बोल रहा है, उसके बाद मैं सोल्यूशन पे डिस्कस करूंगा. तो देखो यार, इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है कि आपके पास एक बाइनरी एरे दिया होगा जिसमें या तो 0 होगा और या तो 1 होगा. तो ऑब्वियसली बात है, बाइनरी एरे ये बताता है कि दोस्त एरे विच कंटेन्स आइदर 0 और 1. तो आपको एक बाइनरी एरे दिया होगा, फिर आपको इसमें क्या करना है कि एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि आप थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट को एक साथ फ्लिप कर सकते हैं. मतलब कि अगर तुम्हारे पास जो नम्स एरे है 0 1 1 1 0 0 है, तो तुम अगर इस थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाते हो तो सारा एलिमेंट फ्लिप हो जाएगा. फ्लिप मींस ये होता है कि 0 1 बन जाएगा, 1 0 हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम खुद सोचो, इस तीन साइज का सब एरे में तुम ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये 0 1 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, फिर ये 1 0 बन जाएगा, फिर ये 1 ही रहेगा क्योंकि इस पे तो तुम ऑपरेशन लगाए नहीं, फिर ये 0 0. फिर सिमिलरली तुम इस सब एरे पे लगाते हो आप, तो तुम्हारा फाइनल जो नम्स एरे बनेगा या फिर वेक्टर बनेगा वो इस प्रकार हो जाएगा 1 1 1 0 0 0. फिर फाइनली तुम लास्ट इस सब एरे पे लगाते हो जो कि लास्ट सब एरे है, तो तुम्हारा फाइनल जो वेक्टर बनेगा या नम्स बनेगा वो बनेगा 1 1 1 1 1 1. तो तुम टोटल कितना ऑपरेशन किए, तो एक ऑपरेशन यहाँ किए, एक ऑपरेशन यहाँ किए और एक ऑपरेशन यहाँ किए. और ये तीन ऑपरेशन से तुम्हारा जो ओवरऑल नम्स वेक्टर जो था या फिर एरे था वो सारा का सारा एलिमेंट इक्वल हो गया और सारा एलिमेंट का वैल्यू हो गया 1. तो तुम्हें आउटपुट करना है 3, एंड दिस इज ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन. तो इस प्रॉब्लम में साथ में ये भी बता रखा है कि अगर तुम सारा एलिमेंट को इक्वल बना देते हो, मींस सारा एलिमेंट अगर 1 के बराबर हो जाता है, तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन तुम प्रिंट करो. और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो तुम सिंपली आउटपुट कर दो -1. फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा सेकंड टेस्ट केस है, इसमें तुम 0 1 1 1 है, तो इसमें कोई भी एक तरीका ऐसा नहीं है जिससे तुम सारा का सारा एलिमेंट को तुम इक्वल बना दो. तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अगर नहीं है तो तुमको आउटपुट करना है -1. सो दिस वाज द होल प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव टू इट्स सॉल्यूशन कि इस टाइप का प्रॉब्लम को तुम कैसे समझोगे, कैसे करोगे. सो चलो डिस्कस करते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ. तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट केस था, तो उसमें तुम्हारा नम्स वेक्टर में जो वैल्यू था वो था तुम्हारा 0 1 1 0 0. और तुम्हें बोल रखा है कि तुम हर बार किसी थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट को लोगे और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करोगे. तो सिंपल सी बात है कि अगर मान लो अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मींस थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट लेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट का इंडेक्स आई होगा, तो साथ ही साथ हमें i+1 इंडेक्स का वैल्यू को भी लेना पड़ेगा और साथ ही साथ i+2 इंडेक्स का वैल्यू को भी लेना पड़ेगा, ताकि ये थ्री कंसेक्यूटिव बन जाएगा. क्योंकि ये थ्री कंसेक्यूटिव बन गया तो इस पे अब तुमको ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन ये बोल रखा है कि तुम इन तीनों एलिमेंट को फ्लिप कर दो और फाइनली तुमको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक द ऑल एलिमेंट ऑफ एन एरे इक्वल. ठीक है, तो एक चीज बताओ तुम हमको कि तुमको पता है कि हम कोई सा भी एक आई फिक्स करेंगे, अगर आई फिक्स करेंगे तो इसके साथ तुम्हारा कौन कौन सा इंडेक्स चेंज होगा, i+1 एज वेल एज i+2. यहाँ तक कोई दिक्कत? तो तुमको ये दिख रहा है कि आई तो फिक्स करना पड़ेगा हमको हर बार, तो ये चीज तुमको डिसाइड करना पड़ेगा तुम कौन सा आई फिक्स करोगे, सच दैट कि मेरे राइट साइड जो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट है, मींस कोई सा भी एक आई फिक्स किए तो मेरे राइट साइड जो दो कंसेक्यूटिव एलिमेंट है उसे भी तुम्हें फ्लिप करना पड़ेगा इसके साथ साथ. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. मान लो तुम्हारे पास एक नम्स वेक्टर है जिसमें कोई सा भी एक रैंडम वैल्यू है, तो अभी के लिए हम डिनोट कर रहे हैं इसे a1 a2 a3 a4 a5 से. ठीक है, और a1 में तुम्हारा वैल्यू 1 है, a2 में तुम्हारा वैल्यू 1 है, a3 में तुम्हारा वैल्यू 0 है, a4 में तुम्हारा वैल्यू 1 है, a5 में तुम्हारा वैल्यू 0 है. ठीक है, तो मान लो अब तुमको ऑपरेशन लगाना है गिवन नम्स पे, तो ये जो नम्स वेक्टर हम लिए हैं इसको एक बार इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अब तुमको ये चीज फिक्स करना है कि हम कौन सा थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएं, ये चीज तुमको फिक्स करना है सच दैट कि हम आई को फिक्स करें पहले और i+1 i+2 पे भी ऑपरेशन लग जाए. मतलब हम ये बोल रहे हैं कि तुमको पता है कि तुम कोई सा भी एक आई चूज करोगे तो i+1 और i+2 भी चेंज होगा, तो कौन सा आई हम नम्स एरे में चूज करें सच दैट हम ये तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा पाए, ये चीज तुमको पता लगाना है. तो तुमको एक हम डमी वेक्टर दिए दैट इज नम्स जिसमें वैल्यू है 1 1 0 1 0. ये बस हम समझाने के लिए दिए हैं तुम्हें. तो तुम इस वेक्टर को अगर इटरेट करते हो लेफ्ट टू राइट,
अब तुम बोलेगा लेफ्ट टू राइट इटरेट क्यों किए भैया? अब राइट टू लेफ्ट मींस पीछे से आगे क्यों नहीं आई? आप आगे से पीछे क्यों गए? पीछे से आगे इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम 0th इंडेक्स से सबको 1 बनाते चलेंगे तो जो मेरा पीछे 1 बन चुका होगा उसका हमको आगे चल के केयर नहीं करना है। मतलब अगर तुम पीछे से 1 बनाते गए, यहाँ 1 बना, यहाँ 1 बना, इस 0 को भी 1 बनाए कुछ ऑपरेशन लगा के, तो इससे क्या होगा कि तुम आगे के लिए फोकस करोगे क्योंकि पीछे ऑलरेडी सारा 1 बन चुका है। इसलिए हम पीछे से इटरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और हमको साथ ही साथ ये भी बोल रखा है कि तुम अगर आई को चेंज करोगे तो i+1 और i+2 भी चेंज होगा। तो इससे हमको यही पता चलता है कि हमको पीछे से इटरेट करके चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको एक पहला पॉइंट पता चला कि हम 0th इंडेक्स से इटरेट करेंगे गिवन वेक्टर को और वहां से चेंजेस अप्लाई करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 0 से तुम n-1 इटरेट करके चेंजेस अप्लाई करो, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम अगर पीछे से इटरेट कर रहे हो और कोई सा भी इंडेक्स पे वैल्यू 1 है तो तुम क्या उसे आई चूज करोगे क्या? इस बात को गौर से सुनो कि हम गिवन नम्स को पीछे से इटरेट किए और 0th इंडेक्स पे आए। 0th इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू था 1, क्योंकि यहाँ वैल्यू है 1 तो हम क्या इसको आई बना के ये जो 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट है इसको चेंज करेंगे क्या? इस बात को तुम खुद सोचो, करेंगे क्या? नहीं। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मेरा ये ऑलरेडी 1 बन रखा है, तो अगर हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, तुम्हारा 0 0 और 1 बन जाएगा। फिर दोबारा इसको 1 बनाने के लिए मुझे इसी भी कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा के इसे 1 1 0 करना है। इसका मतलब कि ये वर्थ इट नहीं है कि हम जो एलिमेंट ऑलरेडी 1 है उसको पिक करके उस पे ऑपरेशन लगाएं। तो मतलब अगर हम पीछे से इटरेट करेंगे 0th इंडेक्स से n-1 इंडेक्स से इटरेट करेंगे तो सेकंड पॉइंट में लिखना कि उसी इंडेक्स पे ऑपरेशन करेंगे जिसका नम्स ऑफ आई 0 होगा। तो मतलब अब तुमको ये दो चीज पता चल गया है तो क्वेश्चन इज लाइक केक वॉक फॉर यू कि हम पीछे से इटरेट करेंगे और जब तक हम 3 साइज का कंसेक्यूटिव एलिमेंट पे ऑपरेशन लगा सकते हैं तब तक हम पीछे से इटरेट करेंगे और जैसे ही हमको कोई सा भी एक एलिमेंट 0 मिलेगा हम उस पे ऑपरेशन लगा देंगे क्योंकि तभी वो चेंज हो पाएगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलो अब हम तुमको पहला टेस्ट केस पे ये ऑपरेशन करके दिखाते हैं कि मिनिमम ऑपरेशन तुम कैसे फाइंड करोगे। सो लेट मी इरेज द रिमेनिंग पार्ट। तो एक हम आंसर वेरिएबल बना लेते हैं जिसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, और क्योंकि ये तुम्हारा नम्स है इसको हम इंडेक्सिंग भी देते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हम क्या बोले कि इस वेक्टर को इटरेट करो तुम 0 इंडेक्स से और उस इंडेक्स पे तुम ऑपरेशन अप्लाई करना है जिसका वैल्यू 0 हो। 0 से n-3 तक तुम इसे इटरेट करके वो ऑपरेशन लगाओ। अब तुम बोलेगा n-3 तक ही आप इटरेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार तुम जैसे ही n-3 से ज्यादा बढ़ोगे, जैसे मान लो ये 4th इंडेक्स पे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे तुम ऑपरेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव एलिमेंट तुम्हारे पास नहीं है। तो 0 से n-3 तक इटरेट करेंगे और जैसे ही हमको कोई सा भी एलिमेंट मिलेगा जिसका वैल्यू 0 होगा उस पर हम ऑपरेशन कर देंगे। और अगर मेरा सारा का सारा एलिमेंट ऑफ एन एरे 1 1 1 बन जाता है तो हम आंसर को रिटर्न करेंगे और नहीं बनता है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। तो चलो एक बार हम तुमको ड्राई रन करते हैं इस टेस्ट केस के लिए। तो पहले हम 0 इंडेक्स पे आए। 0 इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू क्या है? 0 है। क्योंकि 0 है तो हमको यहाँ पे इस सब एरे में जो कि 3 साइज का है यहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंसर में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1। अब तुम्हारा जो नया नम्स वेक्टर बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 1 0 0 और एज इट इज 1 0 0 रहेगा। अब क्योंकि हम 0 इंडेक्स टैकल कर चुके हैं अब 1 इंडेक्स पे आएंगे। अब 1 इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू क्या है? 0 है तो फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये 3 सब एरे लेंगे। क्योंकि हम यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमारा इंक्रीमेंट होगा आंसर 1 से, अब 1 से ये 2 बन जाएगा और ये जो तुम्हारा नया नम्स वेक्टर बनेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 1 0 0 0, ठीक है? फिर हम इटरेट करेंगे इंडेक्स 2 पे। इंडेक्स 2 पे ऑलरेडी बने तो कुछ नहीं करेंगे। अब हम इटरेट करेंगे इंडेक्स 3 पे। इंडेक्स 3 पे 0 है तो यहाँ पे हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ये 3 साइज का सबेड़े लेंगे और उससे हम फ्लिप करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो आंसर का जो वेरिएबल तो आंसर का जो वैल्यू है उसे हम चेंज करेंगे 2 से 3। और फाइनली हम इस सबेड़े पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो तुम्हारा फाइनल नम्स बनेगा 1 1 1 1 1 1। क्योंकि मेरा आंसर का वैल्यू 3 है, हम बेस केस से चेक कर लेंगे कि नम्स में अब सारा का सारा वैल्यू 1 बना है कि नहीं बना। अगर बना है तो तुम आंसर को रिटर्न कर दो, वही नहीं बनता तो आंसर को रिटर्न कर दो -1। सो दिस वाज माय होल सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। तो एक बार मैं इसका कोड भी तुम्हें दिखा दूं कि मैं क्या किया था इस प्रॉब्लम को करने के लिए। तो ये रहा मेरा कोड कि एन में तुम्हारा वेक्टर का साइज लिया है जो कि नम्स का साइज है और ये तुम्हारा आंसर वेरिएबल है जो कि 0 से इनिशियलाइज हुआ और ये वेक्टर को हम इटरेट कर रहे हैं 0 से n-3 तक। और जैसे ही हम टैकल कर रहे हैं कि कोई सा भी एक एलिमेंट जिसका वैल्यू 0 है तो वहां पे ऑपरेशन करो। क्या ऑपरेशन करो कि v ऑफ i को 0 है तो 1 बनाओ, 1 है तो 0 बनाओ। तो हम एक्सोर कर दिए क्योंकि एक्सोर क्या करता है कि 0 को 1 बनाता है, 1 को 0 बनाता है। अगर तुमको एक्सोर समझ में नहीं आ रहा तो तुम सिंपली चेक कर दो कि तुम 0 है तो 1 बन जाओ, 1 है तो 0 बन जाओ, सिंपल सी बात है। और हम आंसर प्लस प्लस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ऑपरेशन किए हैं। फिर फाइनली हम बेस केस में चेक कर रहे हैं कि 0 से n तक इटरेट करके कि सारा का सारा वेक्टर का वैल्यू 1 बना है कि नहीं बना। अगर एक सा भी कोई 0 है तो रिटर्न करो -1, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो आंसर। सो दिस वाज माय सिंपल कोड। मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अब चलो हम डिस्कस करते हैं तुम्हारा प्रॉब्लम सी की तरफ। सो नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सी। और ये प्रॉब्लम तुम्हारा काफी सिमिलर है प्रॉब्लम बी के जैसा, बस इसमें एक एक्स्ट्रा केस डाल रखा है कि अगर तुम किसी भी ith इंडेक्स पे ऑपरेशन करते हो तो तुम्हारा जो भी सफिक्स है जो i से लेकर n-1 तक सफिक्स है उन सारे सब एरे में जो जो एलिमेंट है वो सारा फ्लिप हो जाएगा। और ये चीज करके तुम्हें बताना है कि व्हाट विल बी योर मिनिमम ऑपरेशन। सो आई थिंक अगर तुम मेरा बी सॉल्यूशन अभी देखे होगे तो इसका लॉजिक तुम्हें आ चुका होगा। बस तुमको ये चीज पता करना है कि भैया अब हम ये चीज कैसे पता करें कि मेरे आगे कौन सा एलिमेंट चेंज हुआ है। तो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम सी।
तो तुमको जहां तक पता था कि प्रॉब्लम बी में बोल रखा था कि कोई सा भी एक इंडेक्स आई पे अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो साथ ही साथ i+1 और i+2 इंडेक्स पर भी ऑपरेशन होगा और ये सारा एलिमेंट तुम्हारा फ्लिप हो जाएगा। बट इस प्रॉब्लम में बोल रखा है कि तुम अगर ith इंडेक्स पे ऑपरेशन लगाते हो तो इससे तुम्हारा i+1 i+2 डॉट 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 तुम्हारा n-1 तक जो सफिक्स बनेगा इन सारे एलिमेंट को तुम्हें फ्लिप करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम प्रॉब्लम बी में तुम्हें बताए थे कि ith इंडेक्स तुम्हारा 0 है तो वहां पे हम ऑपरेशन करेंगे, तो ऑपरेशन करेंगे तो i+1 और i+2 को चेंजेस कर देंगे। बट यहाँ पे अगर ith इंडेक्स पे 0 है तो तुम आगे जाके n-1 तक इटरेट करके सारे को चेंजेस तो करोगे नहीं। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा चल जाएगा n²। तो इसके लिए मेरे पास बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? तो अब बात आती है कि भैया इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम रिड्यूस कैसे करें? ये जो n² है इसको हम रिड्यूस कैसे करें? ये तो काफी ज्यादा है। तो देखो यार, अब तुम्हारा ये एक एडहॉक प्रॉब्लम बन गया। मींस खुद का कुछ दिमाग लगाओ कि क्या हम कोई वेरिएबल रख ले क्या जो मुझे बता दे कि आगे तुम पे ऑपरेशन लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा कुछ सोचो। मतलब हम ये बोल रखे हैं कि तुम्हारे पास जो नम्स है, दैट इज नम्स है, उसमें है a1 a2 a3 a4 a5। तो मान लेते हैं तुम्हारा जो वैल्यू है एरे में कुछ भी है। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो कि तुम पीछे से इटरेट किए, मींस 0th इंडेक्स से इटरेट किए, तो सबको इंडेक्सिंग कर दे 0 1 2 3 4। तो 0th इंडेक्स से इटरेट किए, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 बन रखा था तो हम इसको छुएंगे नहीं। इसलिए नहीं छुएंगे क्योंकि अगर इसको छुएंगे तो ये वापस 0 बन जाएगा। अब ये 0 बना, फिर से इसको 1 करो, तो क्यों छूना भाई? जो 1 है उसको रहने दो। एक कहावत भी है कि अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो कोई सा भी कंपनी में, कि अगर तुम्हारा कोड सही से चल रहा है तो उसे टच मत करो, जैसा चल रहा है चलने रहने दो। सिमिलर सी बात है कि तुम 0th इंडेक्स से इटरेट कर रहे हो तो जो ऑलरेडी 1 है उसे 1 रहने दो, उसे 0 मत बनाओ, उस पर ऑपरेशन मत करो। इसलिए हम नहीं करेंगे कि उस पे ऑपरेशन करेंगे तो वो वापस 0 बन जाएगा। अब 0 से 1 बनाने के लिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस पे ऑपरेशन करना वर्थ इट नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हम 0 इंडेक्स से इटरेट करेंगे और जहां-जहां हमको 0 मिलेगा वहीं से हम ऑपरेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलो ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्योंकि हम 0th इंडेक्स पे हैं जिसका वैल्यू 1 है, तो क्या यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। वापस आए 1 इंडेक्स पे हैं, 1 इंडेक्स पे तुम्हारा वैल्यू है 0, तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे? हाँ भैया लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 है, अगर हम लगाएंगे तो ये 0 1 बन जाएगा, तो ठीक है लगाओ। तो तुम खुद सोचो, यहाँ पे तुम ऑपरेशन लगाओगे तो मतलब इस रेंज में सारे पे ऑपरेशन लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब तुम सारे पे ऑपरेशन लगेगा तो सारे को जाके इटरेट करके चेंज तो करोगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करने जाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर बार ये चेक करके चेंज करो तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल n² हो जाएगा। कि तुम यहाँ पे 0 है, सबको हम गए चेंज किए, फिर आगे गए देखे तुम भी 0 बन गया तो सबको गए चेंज किए, तो तुम्हारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² हो जाएगा। तो ये चीज को तुम्हें रोकना है। इस चीज को रोकने के लिए हम क्या किए कि एक वेरिएबल बना लिए, प्रीफिक्स या प्री, कुछ भी बोल लो तुम। ये प्री बताएगा कि अगर हम ith इंडेक्स पे हैं तो मेरे पीछे कितना बार ऑपरेशन हो चुका है। उससे क्या पता चल जाएगा मेरे पीछे कितना ऑपरेशन हो चुका है? उससे ये पता चलेगा कि मेरे पीछे अगर इवन नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन हुआ होगा तो हम चेंज नहीं होंगे, वही ओड नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन हुआ होगा तो हम चेंज हो जाएगा। इस बात को गौर से सुनो। हम बोल रहे हैं कि मेरे पीछे अगर ओड नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन हुआ होगा तो हम तो मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। इससे इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे हम ऑपरेशन करेंगे तो प्री को इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन किए तो इसका वैल्यू तो 1 बन जाएगा। अब आगे का वैल्यू मुझे पता नहीं, आगे का वैल्यू मुझे पता नहीं। अब हम आगे गए, आगे हम इंडेक्स 2 पे हैं, तो इस बार पहले हम प्री से पूछेंगे कि तुम्हारा वैल्यू क्या है? तुम्हारा वैल्यू ओड है, मतलब पीछे मेरे पीछे जो कि इंडेक्स 2 के पीछे एक बार ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हुआ है तो मेरा वैल्यू चेंज हो चुका होगा। तो क्योंकि अभी यहाँ 1 है और मेरे पीछे एक बार ऑपरेशन हुआ है तो इसका वैल्यू बन जाएगा 0। अब तुम खुद सोचो, यहाँ वैल्यू 0 है तो यहाँ पे तुमको ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 और प्री को हम फिर से इंक्रीमेंट कर देंगे और ये बन जाएगा 2। और हम आगे आए, अब हम थर्ड इंडेक्स पे हैं, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है तुम्हारा 2, प्री का वैल्यू क्या बता रहा है कि मेरे पीछे कितना ऑपरेशन हो चुका है। तो थर्ड इंडेक्स के पीछे कितना ऑपरेशन हो चुका है वो बता रहा है पी, तो 2 बार ऑपरेशन हो चुका है। क्योंकि 2 बार ऑपरेशन हो चुका है तो मेरा वैल्यू चेंज नहीं हुआ होगा। इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि जब पहली बार ऑपरेशन हुआ होगा तो हम 0 से 1 बने होंगे, फिर दूसरी बार ऑपरेशन हुआ होगा तो हम 1 से वापस 0 बन गए, इसलिए मेरे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम एज इट इज 0 है, और क्योंकि हम एज इट इज 0 है तो हमको चेंज होना पड़ेगा, हमको तो 1 बनना पड़ेगा। क्योंकि हम 1 बनेंगे तो यहाँ पे हम बन गए 1, ये 0 था तो ये बन गए हम 1, और क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ तो ये प्री इंक्रीमेंट हो गया तुम्हारा बन जाएगा 3। अब हम आगे आए, यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ इंडेक्स पे देखेंगे प्री का वैल्यू क्या है 3। 3 क्या है? ओड है, ओड है तो मतलब मेरे पीछे 3 बार ऑपरेशन हुआ है, 3 बार ऑपरेशन हुआ है तो मेरा वैल्यू चेंज हुआ है। मेरा वैल्यू चेंज हुआ है तो यार हम 1 है तो 0 बन गए, अब 0 बन गए क्योंकि हम अभी 0 है तो मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, मेरे पे ऑपरेशन करना पड़ेगा तो प्री को इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा और प्री का वैल्यू बन जाएगा 4 और हम 0 से 1 बन जाएगा। अब सारा का सारा वैल्यू जो तुम्हारा वेक्टर में है नम्स में वो 1 बन चुका है। देखो यहाँ भी 1 बना, यहाँ भी 1 बना और यहाँ भी 1 बना, यहाँ भी 1 बना और लास्टली इसे 1 बना है और कितना ऑपरेशन लगा 4, तो तुम्हें प्रिंट करना है 4। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आया होगा। अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। सो लेट मी शो यू माय कोड कि मैं इस प्रॉब्लम में क्या किया था। तो ये रहा मेरा सिंपल कोड कि ये जो नम्स था उसे मैं v से डिनोट किया हूँ, तो पहले एंड में v का साइज रखा हूँ और ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, मींस आंसर और प्री सेम ही है ऐसा समझो। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है और ये तुम्हारा प्री।
अब हम फाइनली इटरेट कर रहे हैं इस वेक्टर को 0 से n तक और देख रहे हैं कि मेरा प्री ओड है या इवन है। अगर ओड है तो क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे पीछे ओड ऑपरेशन हो चुका है। क्योंकि ओड ऑपरेशन हो चुका है तो हम चेंज हुए होंगे। तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि अगर प्री मोड 2 इज इक्वल टू 1, अगर प्री ओड है तो v ऑफ i को चेंज करो। 0 है तो 1 करो, 1 है तो 0 करो। तो वही चीज की है कि v ऑफ i एक्सोर 1 मींस ये एक्सोर 0 को 1 करता है और 1 को 0 करता है। फिर फाइनली हम चेक किए कि इफ v ऑफ i 0 है तो उस पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना 1 है तो नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज चेक किया कि इफ v ऑफ i इज इक्वल टू 0 तो प्री प्लस प्लस करो, साथ ही साथ आंसर प्लस प्लस करो और फाइनली हम रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर। तो ये मेरा छोटा सा कोड था और मैं इस कोड को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एक्सेस इट। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव एनी डाउट इन दिस टू प्रॉब्लम। सो नाउ आई विल मूव टू द प्रॉब्लम डी। लिटरली ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है। तो चलो डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को कि इस प्रॉब्लम में तुम अगर कांस्टेंट देखोगे उसी से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। So let's move to the problem D. Hey, so now let's move to the problem D, that is count the number of inversions. तो यार देखो ये प्रॉब्लम काफी अच्छी है, तो इसे मैं समझाने के लिए अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और तुम भी अपना बेस्ट ट्राई करना इसे समझने के लिए। बिकॉज इवन आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ताकि तुम्हें एक क्रिस्टल अंडरस्टैंडिंग हो, बट आई विल गोना गिव माई बेस्ट। तो तुम भी ट्राई करना कि अपना बेस्ट दो इसे समझने के लिए। और मैं तो अपना बेस्ट दूंगा ही यार, बिकॉज यू हैव कम टू माई चैनल। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम खाली हाथ जाओ, बट एज ए प्री रिक्विजिट कि तुम्हें डायनेमिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, मीन्स बेसिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कि तुम्हें मेमोराइज करना आना चाहिए, कि तुम्हें मेमोराइज करना आना चाहिए। So let me explain this problem briefly. Just give me 1 minute. I will explain this problem briefly. कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रखा है। तो देखो यार इस प्रॉब्लम में ये बोल रखा है ना सिंपल सा कि मैं तुम्हें एक n का वैल्यू दूंगा 3। तो मतलब तुम्हें डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन का काउंट बताना है। जैसे n 3 है तो n -1 0 1 2, तो इन सभी एलिमेंट का डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है सच दैट कि अगर हम इंडिंग इंडेक्स ये लेते हैं जो 2 लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन जो कि 0 से लेकर इंडिंग इंडेक्स तक खत्म हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन 2 होना चाहिए। जैसे मान लो ये तुम्हारा जो आंसर दिया है पहले टेस्ट का कि इसके पास 2 ही परमुटेशन है, दैट इज 2 0 1, तो इसमें ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। कैसे? तो इसको इंडेक्सिंग कर दे 0 1 2, तो इंडिंग इंडेक्स 2 मींस 0 से स्टार्ट होकर एंड हो रहा है 2 पे। तो ये जो तुम्हारा पार्ट है सवेरे का, इसमें तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन जो है 2 आएगा। कैसे? एक 0 1 पे और एक 0 2 पे। और इन्वर्जन मतलब ये होता है ना कि कोई सा भी इंडेक्स आई जे सच दैट आई लेस देन जे हो और वही ए ऑफ आई ग्रेटर देन ए ऑफ जे हो, तो इसे इन्वर्जन कहते हैं। तो वही चीज बोल रखा है कि तुमको डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन बताना है सच दैट कि ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करे कि जो प्रीफिक्स 2 पे एंड होता है उसमें नंबर ऑफ इन्वर्जन 2 होना चाहिए, जो प्रीफिक्स 0 इंडेक्स पे एंड होता है 0 इंडेक्स पे तो 2 ही है, उस पे नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 होना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इन्वर्जन 0 ही होगा। तो तुम्हारा एक परमुटेशन 201 सेटिस्फाई कर रहा है और दूसरा परमुटेशन 120 सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुमको इसी चीज का काउंट बताना है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब चलो इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू इट्स सोल्यूशन। ठीक है, तो एक बात हम तुमसे पूछते हैं कि अगर मान लो हम तुमको n देते हैं 6, n देते हैं 6 और अभी के लिए जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसे तुम भूल जाओ, मींस उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को साइड कर दो, उसे भूल जाओ। और हम एक बात बोलते हैं तुमको कि अगर हम तुमको n इक्वल टू 6 देते हैं और फिर से बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसे तुम साइड कर दो, अभी वो क्या है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अभी हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। ठीक है, तो n देते हैं तुम्हें 6, तो मतलब जो तुम्हारा एलिमेंट बनेगा जिसका परमुटेशन बनाना है वो है तुम्हारा 0 1 2 3 4 और 5। इन 6 एलिमेंट का तुम्हें परमुटेशन बताना है सच दैट कि जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसे सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो एक बार हम मान लेते हैं कि अगर हम परमुटेशन बना रहे होंगे, इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर मान लो हम परमुटेशन बना रहे होंगे तो उसको इंडेक्सिंग कर देते हैं कि 0 इंडेक्स पे क्या होगा, 1 इंडेक्स पे क्या होगा, 2 इंडेक्स पे क्या होगा, तो 3 4 5 5th इंडेक्स पे क्या होगा। तो अगर मान लो 5th इंडेक्स पे हम वैल्यू देते हैं 5, तो अगर हम 5th इंडेक्स पे वैल्यू 5 देते हैं तो तुम्हारा ये 5 कितना नंबर ऑफ इन्वर्जन में कंट्रीब्यूट करेगा सच दैट कि आई कुछ भी हो, तुमको पता है आई तो इसी रेंज से लेना है 0 से लेकर 4 तक, और ये जो 5 है तुम्हारा जे बने, मींस अगर जे को ये 5 लेते हैं तो कितना तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन में ये 5 कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम बोलेंगे 0। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये 5 फिक्स हो गया, तो अब तुम्हारे पास बाकी का बचा कुछ एलिमेंट है वो है तुम्हारा 0 1 2 3 4। ये बचा कुछ एलिमेंट कोई सा भी कहीं भी आ जाए, मान लो 0 आता है कहीं भी, या 1 आता है 2 आता है या 4 आता है, ऐसा केस अराइज ही नहीं होगा कि आई लेस देन जे और ए आई इज ग्रेटर देन ए जे। इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम एजे को 5 लिए हो जो कि सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो उसके पीछे उससे बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन तुम्हारा बनेगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा अब आगे आते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 5 नहीं डाल के यहाँ पे 4 डालते, मींस 5th इंडेक्स पे 4 डालते, तब तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना बनता? तब तुम बोलोगे भैया इस बार तो नंबर ऑफ इन्वर्जन 1 बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 4 से जस्ट बड़ा एक ही एलिमेंट है 5, जो कि 0 से लेकर 4th इंडेक्स में उसका वैल्यू कहीं भी रख दे, कहीं भी 5 आ जाए तो एक ना एक इन्वर्जन ये बना के मुझे दे देगा।
और उसके बाद तुम्हारा बाकी का जो बचा कुछ एलिमेंट है वो 0 1 2 3 है, तो उससे तो मेरा इन्वर्जन बनने से रहा। तो मतलब अगर हम लास्ट इंडेक्स पे 4 रख दे तो मेरा एक इन्वर्जन ही बनेगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है कि 3 रहेगा तो भैया आप क्या कर रहे हैं, अब तुम्हें समझ गया, अब जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है, करते हैं जल्दी जल्दी। तो 3 रहेगा तो उसके पीछे तुम्हारे पास 4 और 5 बड़ा एलिमेंट रख सकते हैं, मींस 0 से लेकर 4th इंडेक्स तक 4 और 5 जो कि दो एलिमेंट तुम्हारे पास है जो बड़ा है रख सकते हैं, तो तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन 2 बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 3 4 5 3 एलिमेंट तुम्हारा बन सकता है, तो 3 नंबर ऑफ इन्वर्जन हो सकता है। 1 रखे तो भैया अब तो 4 होगा, ठीक है 4 होगा। और 0 रखे तो यार सबसे छोटा एलिमेंट रखोगे तो तुम्हारे पास टोटल 5 ऑप्शन है, दैट इज 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन तुम्हें 5 बना के देगा ये, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं जो बोलूंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि वहां पे इसका आंसर छुपा होगा, और उसे बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा मेन आंसर तुम्हारा वहीं छुपा होगा। अगर उस चीज को तुम समझ गए तो यार तुम इस प्रॉब्लम को कर दोगे इजिली। अब इस बात को ध्यान से सुनना। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास अब रिमाइनिंग इंडेक्सेस कितना बचा है, 0 1 2 3 4, दैट इज 5 इंडेक्स बचा है, पहले 6 था अब 5 बचा है। अब तुम पीछे से भर रहे हो तो अब कौन सा इंडेक्स भरोगे, 4th इंडेक्स को भरोगे, ठीक है। तो मान लो इस 4th इंडेक्स को हम भर रहे हैं, मींस जहां पे हम 5th इंडेक्स पे 3 भर रहे थे वहां 4th इंडेक्स को भर रहे हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या क्या डिफरेंट एलिमेंट है यहाँ चूज करने के लिए, क्योंकि हम 5th इंडेक्स पे 3 भर चुके थे, तो 4th इंडेक्स पे अब मेरे पास जो ऑप्शन बचता है वो बचता है 0 1 2 4 और 5। अब फिर से हम सेम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे 3 रखे थे तो वो मेरे लिए 2 इन्वर्जन बना के दिया था, तो उसको तो भूल जाओ, मींस आंसर में वो 2 तो कंट्रीब्यूट किया ही किया, क्योंकि हम वहां पे 3 रखे थे, तो उसको भूल जाओ। अब क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास अब पॉसिबिलिटी बनता है कि तुम या तो 0 को पिक कर सकते हो, या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 5। तो अब फिर से हम सेम कहानी स्टार्ट करते हैं कि 4th इंडेक्स पे अगर हम 5 रखें तो तुम्हारे पास कितना इन्वर्जन बन के आएगा जो कि तुम्हारा आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो तुम खुद सोचो, क्या क्योंकि हम 5 रखें तो इससे बड़ा कोई सा भी एलिमेंट है नहीं, तो ये तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 4 रखेंगे तो भैया 1 कंट्रीब्यूट करेगा। 1 इसलिए कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि 4 से बड़ा एक 5 है, और 5 को हम बाकी का जो इंडेक्स है जो कि 0 से स्टार्ट होकर 3 पे एंड होता है, वहां कहीं भी अगर 5 रखेंगे तो वो मुझे एक इन्वर्जन बना के देगा, तो 1 होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ 3 नहीं है, 3 को हम 5th इंडेक्स पे यूज किए हैं, तो बचता है 2। अगर हम 2 रखें तो 2 रखेंगे तो भैया आप क्या बोल रहे हैं, अब तो यहाँ पे 2 होगा, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन मेरा 2 होगा, ठीक है। 1 रखे तो नंबर ऑफ इन्वर्जन मेरा 3 होगा, और 0 रखे तो नंबर ऑफ इन्वर्जन मेरा 4 होगा। अब तुम एक चीज गौर कर रहे हो क्या कि तुम्हारे पास तुम 5th इंडेक्स पे थे तो तुम्हारा डिफरेंट नंबर ऑफ इन्वर्जन का पॉसिबिलिटी क्या क्या था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था और 5 था। ऐसा क्यों था, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मींस यूनिक है सारा का सारा एलिमेंट। तो कोई सा भी एक एलिमेंट रखते हैं तो उससे या तो बड़ा जो बचा कुछ एलिमेंट होगा वो मेरे पीछे होगा, या तो उससे छोटा जो एलिमेंट होगा वो मेरे पीछे होगा, जो मेरा इन्वर्जन में कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे यहाँ 5 था तो 5 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं था, तो 0 नंबर ऑफ इन्वर्जन कंट्रीब्यूट कर रहा था। 4 था तो 1 था, 3 था तो 2 था, 2 था तो 3 था, 1 था तो 4 था, और 0 था तो 5 था। अब जैसे ही हम कोई सा भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दे रहे हैं, जैसे ये 3 को फिक्स कर दे रहे हैं, तो पिछले बार तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन का लिमिट कितना था, 0 से 5 तक हम बना सकते थे। क्योंकि हम कोई सा भी एक एलिमेंट को फिक्स कर दे रहे हैं, जैसे 3 को फिक्स कर दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ इन्वर्जन का लिमिट तुम्हारा एक घट के 4 हो जा रहा है, मींस 0 से 4 हो जा रहा है। इस बात को गौर से सुनना कि हम 5th इंडेक्स पे थे और सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, मींस ये जो परमुटेशन है उसमें तो सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। तो 5th इंडेक्स पे हमको नंबर ऑफ इन्वर्जन का कंट्रीब्यूशन मिलता है 5। तो 4th इंडेक्स पे हमको नंबर ऑफ इन्वर्जन का कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 4। सिमिलरली अब तुम खुद सोचो, 3rd इंडेक्स पे रहोगे तो नंबर ऑफ इन्वर्जन का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 3। और 2 इंडेक्स पे रहोगे तो नंबर ऑफ इन्वर्जन का कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 2। और सिमिलरली 1 पे रहोगे तो 1, और 0 पे रहोगे तो 0। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। तो क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट डिस्टिंक्ट है तो तुमको क्या इस बात से फर्क पड़ेगा क्या कि गिवन इंडेक्स पे हम कौन सा वैल्यू रख रहे हैं। इस बात को गौर से सुनो, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट का वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो इस बात से मुझे फर्क पड़ रहा है क्या कि कौन सा इंडेक्स पे हम कौन सा वैल्यू रखें, नहीं। बस इस बात से फर्क पड़ रहा है मुझे कि क्योंकि अभी हम 5th इंडेक्स पे हैं तो वहां पे हमको टोटल 5 नंबर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि हम 4th इंडेक्स पे हैं तो वहां पे हमको 4th नंबर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा, क्योंकि हम 3rd इंडेक्स पे हैं वहां पे हमको 3 नंबर ऑफ इन्वर्जन मिलेगा। तो यहां से अब तुम्हारा प्रॉब्लम काफी 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 इजी हो गया। इस बात को पहले तुम समझ गए, हाँ या ना बताओ। अगर नहीं समझे तो तुम कमेंट करना, उसे मैं और एलोबरेट करूंगा। और अगर समझ गए हो तो अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि देखो तुमको इस प्रॉब्लम में कॉन्स्टेंट्स में बोल रखा है कि द इनपुट इज जनरेटेड सच दैट देयर इज एटलीस्ट वन आई सच दैट एंड ऑफ आई इज इक्वल टू n-1। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कांस्टेंट को तुम हमेशा से हमेशा पढ़ो, उसमें तुम्हारा सॉल्यूशन छुपा होता है। तो ये बोल रखा है कि तुम्हारा जो टेस्ट केस होगा उसमें जो रिक्वायरमेंट होगा उसमें हर बार ऐसा होगा कि तुम्हारा इंड आई का वैल्यू n-1 होगा। क्योंकि इंड आई का वैल्यू n-1 होगा तो हमको ये चीज तो पता चल जाएगा कि प्रीफिक्स से n-1 इंडेक्स लेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, मींस काउंट आई का रिक्वायरमेंट क्या होगा। मतलब कि अगर तुम्हारा कोई सा भी वेक्टर दिया होगा
तो उसमें ये बोल रखा होगा कि इंड आई का हम काउंट दे देंगे, कि इंड आई दैट इज n-1 का काउंट हम दे देंगे तुमको। मतलब कि अगर हम 0 से लेकर n-1 साइज का नम्स वेक्टर लेते हैं तो उसका जो इन्वर्जन काउंट होगा वो तो दे देंगे। तो क्योंकि तुमको n-1 प्रीफिक्स तक का काउंट दिया होगा, तो तुमको पता है कि n-1 इंडेक्स पे कोई सा भी एलिमेंट रखेंगे तो वो हमको कितना इन्वर्जन देगा। तो मान लो हम 3 लेंगे तो तुमको 2 इन्वर्जन देगा। तो हमको पता है कि हमको काउंट दिया हुआ है n-1 का, तो क्योंकि वहां पे अगर हम 2 इन्वर्जन लेते हैं तो n-2 इंडेक्स से क्या पूछेंगे कि तुम हमको डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन का वैल्यू बताओ। इस बात को गौर से सुनो कि तुम हमको डिफरेंट नंबर ऑफ परमुटेशन का वैल्यू बताओ जो कि इंड होता है n-2 इंडेक्स पे, और तुम्हारे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए काउंट-2। काउंट क्यों? काउंट इसलिए क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स तक का वैल्यू हमको काउंट दे रखा था नंबर ऑफ इन्वर्जन में। और 2 क्यों? क्योंकि हम इस बार मान के चले हैं कि अगर हम 3 वैल्यू को लेंगे तो उसका नंबर ऑफ इन्वर्जन 2 है, इसलिए काउंट-2 की है। तुम बोलेगा भैया तो काउंट-1 5 4 ये क्यों नहीं किया? तो करो भाई, तुम सारा पॉसिबिलिटी देखो। एक लूप चलेगा तुम्हारा रिकर्सन फंक्शन में कि एक बार हम काउंट-0 भेज के चेक करेंगे, एक बार काउंट-1 भेज के चेक करेंगे, एक बार काउंट-2 भेज के चेक करेंगे, एक बार काउंट-3 भेज के चेक करेंगे, सो ऑन, एक बार काउंट-5 भेज के चेक करेंगे कि तुम हमको नंबर ऑफ परमुटेशन बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, आई होप। और अगर तुमको फिर भी आ रहा है तो कमेंट करना, मैं वहां भी समझाऊंगा। क्योंकि अब तुमको हर बार पता चल गया है हर इंडेक्स के लिए कि मेरे पास नंबर ऑफ इन्वर्जन का रेंज 0 से उस इंडेक्स का वैल्यू तक रहेगा। जैसे मान लो ये फिफ्थ इंडेक्स में नंबर ऑफ इन्वर्जन तुमको मिल रहा था 0 से लेकर 5 तक। सिमिलरली फोर्थ इंडेक्स में नंबर ऑफ इन्वर्जन तुमको मिल रहा था 0 से लेकर 4 तक। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स तक नंबर ऑफ इन्वर्जन मिल रहा था 0 से 3 तक। अब क्योंकि तुमको फिफ्थ इंडेक्स में ये चीज पता है कि इनिशियल नंबर ऑफ इन्वर्जन तुमको काउंट चाहिए, काउंट के बराबर चाहिए। अगर हम फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट करके पीछे की ओर जाते हैं तो हमको नंबर ऑफ इन्वर्जन काउंट के बराबर चाहिए। तो हम ये सारा पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? करेंगे। और क्योंकि हम सारा पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो हम n-2 इंडेक्स पे जाएंगे और उसको बोलेंगे कि अब हम n-2 इंडेक्स पे हैं और हमको इस बार चाहिए काउंट-0 नंबर ऑफ इन्वर्जन या काउंट-1 नंबर ऑफ इन्वर्जन, काउंट-2 नंबर ऑफ इन्वर्जन, मींस जो भी जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना से हम उससे मांगेंगे कि अब हमको नंबर ऑफ परमुटेशन बताओ। अब क्योंकि ये 4 सेम चीज करेगा, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ परमुटेशन लेने का रेंज है 0 से लेकर 4 तक, तो वो 3 से आप पूछेगा थर्ड इंडेक्स से कि तुम मुझे बताओ कि तुम हमको कितना नंबर ऑफ इन्वर्जन दोगे। तो ऐसे करते करते तुम बेस केस पे आओगे कि 0 पे तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना मांग रहा है। बट तुम जैसे जैसे पीछे जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम में ये भी बोल रखा है कि तुम्हारा रिक्वायरमेंट के बराबर ही नंबर ऑफ इन्वर्जन होना चाहिए। तो वो भी हम बेस केस में डालेंगे रिकर्सन फंक्शन में कि हम अगर मान लो n-2 इंडेक्स पे है और रिक्वायरमेंट में बोल रखा है कि n-2 जो कि यहाँ 4 है, मान लो रिक्वायरमेंट में बोल रखा होता है कि फोर्थ इंडेक्स पे तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन 3 ही होना चाहिए। तो कल के डेट में यहाँ पे हम काउंट-0, काउंट-1, काउंट-2 भेजे थे, दैट इज n-1 इंडेक्स से, फिफ्थ इंडेक्स से। तो उसमें अगर हम गलती से फोर्थ पे काउंट-1 या काउंट-2 4 हो जाता है या 5 हो जाता है या फिर 0 हो जाता है, तो उन सभी के लिए हम पहले ही 0 रिटर्न करा देंगे। क्योंकि बोल रखा है कि तुमको फोर्थ इंडेक्स में एग्जैक्टली 3 ही नंबर ऑफ इन्वर्जन चाहिए। तो ये जो 4 5 0 जो भी अलग इन्वर्जन काउंट आ रहा होगा फिफ्थ इंडेक्स के कारण, तो उसे हम 0 रिटर्न करा देंगे। क्योंकि मेरा पहले से रिक्वायरमेंट है कि फोर्थ इंडेक्स में 3 ही नंबर ऑफ इन्वर्जन आना चाहिए। तो वो एक बेस केस डालेंगे अपने रिकर्सिव फंक्शन में। तो हम एक बार इसका कोड दिखाते हैं, क्योंकि ये डीपी का सॉल्यूशन समझने के लिए तुमको कोड पे ज्यादा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं कोड दिखाता हूँ, काफी इजी में कोड लिखा हूँ इसका। तो ये रहा तुम्हारा जो इनिशियल नंबर ऑफ परमुटेशन फंक्शन है। इसमें तुम्हारा इनिशियली दिया हुआ था n और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। तो हम पहले क्या किए हैं, एक ग्लोबल वेक्टर रिक्वायर्ड बनाया है जो कि मैप की तरह वर्क करेगा। तो इस रिक्वायर्ड वेरिएबल को हम रिसाइज किए n और -1 से, और सिंपली हम इस रिक्वायरमेंट को सॉर्ट करके जिस जिस इंडेक्स पे मुझे रिक्वायरमेंट था उसको हम अपडेट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ i, 1 से। मीन सिंपली समझो कि ये मैप है, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट दिया हुआ था वो मैप है, सिंपली ये समझो। अब हम एक डीपी बनाए हैं, ये डीपी को तो अभी भूल जाओ, जो तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन है उसको समझो। फिर मेमोराइज तो तुम इजीली कर दोगे, क्योंकि हर मेमोराइज में क्या ही है कि तुम्हारा जो चेंजिंग पैरामीटर है उसको तुम दोबारा कॉल नहीं करना चाहते हो, इसलिए मेमोराइज करते हो, तो उसको तुम भूल जाओ डीपी को क्या किया। तो अब आओ जो तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन है गेट ऑल काउंट परमुटेशन, उसमें हम क्या भेजेंगे कि n-1 इंडेक्स पे है और तुमको नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके पास होगा, रिक्वायर्ड ऑफ n-1 के पास। जो मैप होगा उसका लास्ट इंडेक्स के पास, रिक्वायर्ड ऑफ n-1 के पास। तो हम इसी रिकर्सिव फंक्शन में आएंगे और हम यहाँ पे एक बेस केस डालें कि करंट इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जैसे हम वहाँ पे पीछे से इटरेट कर रहे थे कि 0 1 2 3 4 5 एरे था, पीछे से इटरेट कर रहे हैं, तो मान लो जैसे जैसे पीछे आते जा रहे हैं और 0th इंडेक्स पे पहुंच गए, तो वही चीज चेक कर रहे हैं कि करंट इंडेक्स का वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इन्वर्जन का रिक्वायरमेंट कितना है। तो अगर इन्वर्जन का रिक्वायरमेंट तुम खुद सोचो कि 0 इंडेक्स पे होगे तो इन्वर्जन का रिक्वायरमेंट यहाँ कितना होगा, 0 ही होगा। तो वही चीज चेक किए कि इन्वर्जन का रिक्वायरमेंट अगर 0 है तो रिटर्न कर दो 1 कि एक परमुटेशन बन सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। तो वही चीज मैं बेस केस डाला हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो साथ ही साथ ये चेक करो कि ये जो तुम्हारा मैप है रिक, जो हम बोले थे तुमको बेस केस चेक करना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड ऑफ करंट इंडेक्स अगर -1 नहीं है तो देखो कि इफ रिक्वायरमेंट ऑफ करंट इंडेक्स इन्वर्जन के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो 0, जैसा हम बेस केस में उस टाइम बता रहे थे, जो तुम रिकर्सिव फंक्शन में लिखोगे इस चीज को। और अगर ये भी पास कर दिया तो ये तो यार डीपी है जो मेमोराइज किए हैं, तो उसको भूल जाओ, इसमें क्या ही है, कुछ बड़ा चीज है नहीं। तो फाइनली हम क्या किए हैं कि एक आंसर वेरिएबल बनाया है और हम इटरेट किए हैं 0 से लेकर मिनिमम ऑफ करंट इंडेक्स या इन्वर्जन रिक्वायरमेंट तक। दोनों का मिनिमम इसलिए किए हैं क्योंकि पता है कि हम फिफ्थ इंडेक्स पे थे तो वहां पे हम कितना इन्वर्जन बना सकते थे 0 से 5 तक।
सिमिलरली हम फोर्थ इंडेक्स पे थे, वहां पे हम कितना इन्वर्जन बना सकते थे 0 से 4 तक। सिमिलरली थर्ड इंडेक्स पे थे, वहां से हम कितना इन्वर्जन बना सकते थे 0 से 3 तक। तो वही चीज किए हैं कि तुम इटरेट करो 0 से लेकर मिनिमम ऑफ करंट इंडेक्स तक, क्योंकि हम करंट इंडेक्स तक ही मिनिमम इन्वर्जन बना सकते हैं। और साथ ही साथ इन्वर्जन रिक्वायरमेंट से मिनिमम तक ही चेक करो, इसलिए चेक करो क्योंकि कभी कभी मान लो तुमको नंबर ऑफ इन्वर्जन रिक्वायरमेंट है 3 ही, और तुम क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पे हो वहां पे बना सकते हो 0 से 5 तक, तो 4 और 5 बनाना वर्थ इट है नहीं। तो इसलिए हम दोनों का मिनिमम तक इटरेट कर रहे हैं। और फाइनली हम ये जो रिकर्सिव फंक्शन है तुम्हारा, इसको हम मुझे जूम इन करने दो। तो फाइनली हम ये जो तुम्हारा रिकर्सिव फंक्शन है तुम्हारा, तो इसे मैं जूम इन कर चुका हूँ। तो फाइनली हम ये जो रिकर्सिव फंक्शन है तुम्हारा, इसमें हम आंसर में ऐड कर रहे हैं कि गेट ऑल परम्यूटेशन। अब क्योंकि तुम खुद सोचो कि जैसे कि 0 1 2 3 4 5 था, तो फिफ्थ इंडेक्स को तुम अगर कैलकुलेट कर लियो तो तुम कहाँ जाओगे पूछने? जो तुम्हारा करंट इंडेक्स -1 है उसी से, तो वही फोर्थ इंडेक्स से। तो फोर्थ इंडेक्स क्या है तुम्हारा? करंट इंडेक्स -1। तो वही चीज की है कि इस बार तुम अब करंट इंडेक्स -1 की तरफ जाओ। अब इन्वर्जन कितना रिक्वायरमेंट होगा? तो जितना तुम्हारा पहला इन्वर्जन था -i क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इस इंडेक्स के लिए रेंज था 0 से 5, तो वहां तक हम इटरेट करके -i कर दे रहे हैं। और फाइनली हम आंसर में 10 पावर 9 + 7 मॉडुलो ऐड करके और तुम्हें रिटर्न कर दे रहे हैं। तो यही है तुम्हारा कोड। और मोस्टली इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो बेस्ट समझना है कि तुम्हारा वो नंबर मैटर नहीं कर रहा है कि तुम प्रीवियस क्या लिए, बस ये चीज पे ज्यादा फोकस करना है कि गिवन इंडेक्स पे तुम्हारा नंबर ऑफ इन्वर्जन का रेंज कितना है, ये चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करना है। इसलिए बोले कि ये प्रॉब्लम को पहले तुम भूल जाओ और इस चीज पे फोकस करो कि फिफ्थ इंडेक्स पे तुम्हारा 0 से 5 इन्वर्जन बन सकता है, फोर्थ इंडेक्स से 0 से 4 बन सकता है, सिमिलरली 3 पे 0 से 3। तो ये चीज मैटर नहीं कर रहा है कि तुम फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू ले रहे हो, फोर्थ इंडेक्स पे फिर कौन सा वैल्यू ले रहे हो, वो चीज कुछ मैटर नहीं कर रहा है। समझे? तो ये था मेरा सिंपल कोड, और ये कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर तुम्हें अभी भी कुछ भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछो, मैं श्योरली तुम्हें रिप्लाई करूंगा। और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो सो प्लीज 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 लाइक इट, सब्सक्राइब इट, ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स हु हैव डाउट इन दिस प्रॉब्लम। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। सो थैंक यू।